हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 3 समकालीन वैश्विक मुद्दों का बी पार्ट अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कंप्लीट कर लिया है। अब इस यूनिट में हम वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, जीव विविधता और संसाधनों में कमी के बारे में जानेंगे कि आखिर में ये जो मुद्दे हैं पर्यावरण के वो आखिर हैं क्या, और इनके बारे में अच्छे से हम इसको डीप एनालाइज भी करेंगे कि इसके अगर इसमें आपसे एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको वो पता हो कि उसमें है क्या और उसकी नॉलेज आपको हो, जिससे आप अगर छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आए तो उसके आप लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। अब आइए अब हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और बीए प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड होती हैं। तो अगर आपको मेरी कोई सी भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर उस वीडियो को देख लें। इससे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो पर्यावरण के हैं वो मुद्दे हैं क्या आखिर में। ओके, अब आइए। मानव गतिविधियों में वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकरण आदि से वातावरण तेजी से नष्ट होता आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर में हो क्या रहा है, मतलब हमारे मानव जो गतिविधियां होती हैं वो क्या क्या हो रही है, वो शहरीकरण, औद्योगिकरण, हम शहरीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमने यहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ों को काट कर हम अपने घर, ऑफिसेज ये सब बनाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, पेड़ों की अधिक से अधिक कटाई होती है, और पेड़ों की अधिक से अधिक कटाई होने के कारण क्या होता है, CO2 का लेवल जो है हमारे जो धरती पे है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और CO2 के लेवल का इंक्रीज होने के कारण जो हमारे देश में, मतलब हमारे धरती पे क्या हो रहा है, एक तरीके से गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इसके कारण से हमारे वातावरण में तेज़ी से हमारा जो वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, बहुत बेकार होता चला जा रहा है। और इसने गंभीर रूप से जीवन रक्षा तंत्र को भी प्रभावित किया है कि जो भी हमारा एक जो साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो हमारे विश्व के विभिन्न देशों में विकास की विसंगतियां हमारे सामान्य वैश्विक पर्यावरण के लिए कई गंभीर समस्याएं बन गई हैं। परिणाम स्वरूप हम पर्यावरण के जटिल मुद्दों जो ध्यान देने योग्य, हम अब देखते हैं कि जो पर्यावरण के आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं और जो हमारे लिए बहुत मतलब एक तरीके से चुनौती बनकर आती जा रही है। अब आइए हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के बारे में जानते हैं। अब ये है क्या, आप जैसे जानते हैं कि जो प्रदूषण है वो क्या हो रहा है, प्रदूषण हमारे इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रदूषण हमारे कितने कितने टाइप्स के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी। जो आपके सिलेबस में है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता और संसाधनों में कमी, इनके बारे में इसमें अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, डीप एनालाइज किया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रदूषण के बारे में हम शुरू से जानते आते हैं कि हमारे प्रदूषण कितने टाइप्स के होते हैं। ये भी एक तरीके से हमारे लिए क्या एक वैश्विक मुद्दा बनती जा रही है जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होती है। अब सेकंड है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसके नीचे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, हरित गृह प्रभाव तथा वैश्विक उष्मन और भूमंडलीय तापन भी इसे कहा जाता है। ऐसी मरुस्थलीकरण, जैव विविधता के नुकसान, ओजोन परत की कमी और अम्ल वर्षा, तेल रिसाव, संसाधनों में कमी। इसमें मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में ओनली कौन कौन से टॉपिक हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग, एक जैव विविधता के नुकसान और एक है संसाधनों में कमी। इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि यह है क्या। बाकी ये हमारे विश्व के लिए बहुत एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या। जैसे कि आप किसके नाम से ही देख रहे हैं कि ग्लोबल मतलब जो पृथ्वी होती है, और वार्म कोई चीज़ होती है, इट मीन्स गर्म, कि जब हमारी पृथ्वी क्या होने लगती है, गर्म होने लग जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो धरती का जो तापमान है, जो टेम्परेचर, वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। अब मैंने इस पर आपको लिख के भी दिखा रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का अभिप्राय क्या है। ग्लोबल का अर्थ होता है पृथ्वी और वार्मिंग का अर्थ होता है गर्म, और धरती के वातावरण में तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी क्या है, जब टेम्परेचर हमारी धरती का क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को हम वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। और मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम हरित गृह प्रभाव भी हम इसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ग्रीन हाउस
इफेक्ट, क्या बोलते हैं हम इसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इसे कहते हैं। अब आइए, हमने जैसे मैंने दिखा रखा है आपको। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, मौसम में लगातार परिवर्तन होते रहता है, जो हमारे जलवायु परिवर्तन होते रहता है। आप देखेंगे कि अब हमारे नेचर में क्या होता रहता है, अगर जो बारिश का टाइम होता है उस बारिश के टाइम में भी कैसा मौसम रहता है, कभी कभार बिल्कुल कड़क धूप होती है, जो कि उस टाइम कैसा मौसम होना चाहिए, उस टाइम बरसात का मौसम होना चाहिए। बट ऐसा ना होकर क्या होता है आजकल, और ठंडियाँ इतनी देर से भी आती हैं, कभी इतनी जल्दी भी आ जाती है, ठंडियाँ इतनी जल्दी चली भी जाती हैं। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये सब किसके कारण से हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण से होता है। क्योंकि जब हमारे धरती का जो तापमान है वो एक तरीके से स्टेबल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, इससे हमारी जो धरती को नुकसान होता रहता है, और कुछ ना कुछ हमारे जो मौसम में परिवर्तन में जो चेंजेस आते रहते हैं इस कारण से ही आते हैं। और इस परिवर्तन को देखते हुए ना वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों में ना सूखा पड़ेगा या बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी। जैसे या तो ड्राई स्थिति हो जाएगी या बाढ़ की घटनाएं। अब ये बाढ़ की घटनाएं कैसे हो सकती हैं, आप जानते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो इसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी का जो तापमान है वो इंक्रीज होने लग जाता है। और जब तापमान इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, जो हमारे हिमालय होते हैं, उसमें जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, पिघलने लग जाती है। और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उसके कारण क्या होगा, जहाँ पे जितना पानी होना चाहिए उससे ज़्यादा पानी आएगा तो उसके कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होने लग जाएगी, वो कौन सी स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है, वो बाढ़ जैसी घटनाएं उभरने लग जाती हैं। और मौसम पूरी तरह बदलता हुआ नजर आने लग जाता है। मैंने जैसे आपको बताया भी कि जलवायु में भी इसके कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जो जलवायु जिस टाइम पे जो सा मौसम होना चाहिए वो मौसम ना होकर कोई और सा ही मौसम वो करता है। अब जैसे वर्षा के मौसम में जब अगस्त जुलाई आते हैं तो इस टाइम पे हमारा बरसात का मौसम आता है, आप जानते ही हैं। परंतु इस टाइम पे भी कितनी कड़क धूप और कितनी गर्मी बढ़ी हुई आपको दिखाई देती है। गर्मियाँ बहुत देर से जाती हैं, जल्दी जाने का नाम नहीं लेती हैं। इन्हीं कारणों से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ काटते जाते हैं तो पेड़ों के काटने से CO2 का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। अब आइए हम ग्लोबल वार्मिंग के आखिर कारण कौन कौन से हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ये जो टेम्परेचर है धरती का वो आखिर क्यों बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके बहुत से कारण हैं, बट मैं आपको एक एक करके सब कारणों के बारे में डिस्कस करवाती हूँ। इसका एक कारण है जो ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या क्या है, मतलब इसमें ये होता है कि जो ये ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को गर्मी प्रदान करता है। जो ये किस कारण से होता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो किस कारण से होता है, ये इस कारण से होता है ना, जो हमारी धरती पे जितनी भी गैसें हैं उनके बढ़ने, जैसे CO2 का लेवल इंक्रीज होने के कारण मीथेन एवं जलवाष्प की मात्रा जब आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है आपको कि जब CO2 मीथेन एवं जलवाष्प की मात्रा जब आवश्यकता जितनी हमें नीड है उससे अगर इंक्रीज हो जाएगा उसका लेवल, तो ये आपके लिए हानिकारक की स्थिति तो उत्पन्न हो जाएगी ना। जितनी हमें CO2 चाहिए, मान लीजिए आपने जो CO2 का वो है, जितनी हमारी CO2 की आवश्यकता होती है, अगर हम उससे ज़्यादा हमारी जो धरती है उस पर प्रेजेंट होने लग जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, एक तरीके टेम्परेचर ही तो बढ़ेगा ना, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जब आपके पास मान लीजिए आपको जितना खाने की आवश्यकता है, अगर आप उससे अधिक खाते हैं तो क्या होता है, आपको उल्टियाँ होने लग जाती हैं। तो वैसे ही हमारे वो भी है, हमारा नेचर के ऊपर भी डिपेंड वाला है कि जितनी हमारी उसको ज़रूरत है अगर उससे अधिक होने लगता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से वो पॉजिटिव रिएक्ट ना करके वो नेगेटिव रिएक्ट करने लग जाती है। तो वैसे ही तो ये पृथ्वी के तापमान को आवश्यकता से अधिक बढ़ा देता है, जिसमें मौसम और पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों को हानि होती रहती है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके कारण जो प्राणी हैं उनके लिए भी ये बहुत घातक सिद्ध होता है। अतः ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि हाँ, ग्रीन हाउस गैस के कारण ही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कौन कौन सी है, CO2 है, मीथेन है, जितनी भी नाइट्रोजन, मतलब जितनी भी गैसें होती हैं जो हानिकारक गैसेज होती हैं, अगर इनकी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक होंगी तो ये हमारे लिए एक नुकसान का कार्य करती हैं। और इसी कारण से हमारी धरती पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। अब इसके हम दूसरे कारण के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो इसका दूसरा कारण है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। अब आप जानते हैं कि हमारी धरती पे कितने सारे प्रदूषण का मतलब प्रदूषण होता है, जैसे कैसे वायु के थ्रू भी होता है, जल के थ्रू भी होता है, मृदा के थ्रू भी होता है, ध्वनि के थ्रू भी होता है। वायु में आप देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज होती है उनसे निकलने वाला धुआं क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी आप देखते हैं कि वो भी हम एक तरीके से प्योर ऑक्सीजन ना लेकर हम एक तरीके से मिश्रित धूल मिट्टी इन सबसे भरी हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक प्रभाव हमारे
शरीर पे भी डालती है और हमारे नेचर को भी ये बहुत बुरा तरह से इफेक्ट डालती है इसके ऊपर। पृथ्वी के इसी कारण से जो ये ध्वनि प्रदूषण आदि जितने भी प्रदूषण होते हैं, इनके कारण से हमारे पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब वायु गंदी होएगी, जल गंदा होगा, ध्वनि जिससे लोगों को डिफ़िकल्टीज होती हों, पशु प्राणी इन सब से डिस्टर्बेंस आता हो, तो इससे क्या होगा, मृदा में अगर हम प्लास्टिक डाल देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल क्या होता है, प्लास्टिक को जलाकर भी वायु प्रदूषण किया जाता है, या क्या होता है, आप देखते हैं कि जो प्लास्टिक है वो गलती नहीं है मिट्टी में, अगर हम डाल देते हैं तो वो नहीं वो हो पाती है, गल पाती है। और पर वही जो केले का छिलके होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये अच्छे से वो मिट्टी वो कर लेती है, उसको खाद के रूप में यूज़ कर लेती हैं। तो ये अगर हम इसको मिट्टी में अगर हम गंदी चीज़ें जो फेंकते हैं, प्लास्टिक हो गया, पैन के ढक्कन से, ये सब होते हैं, तो ये क्या होता है, मृदा को भी तो एक प्रदूषित करती है, जिसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं, और ना पेड़ पौधों को उनकी आवश्यकता अनुसार जो पौष्टिक तत्व होना चाहिए वो मिल पाता है। इसके कारण से ही जो मौसम में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती जाती है, और इन प्रदूषणों के कुप्रभाव से पर्यावरण एवं वायुमंडल में असंतुलन होता है। क्या होता है इसके कारण से, कुप्रभाव के पर्यावरण या वायुमंडल, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये भी एक तरीके से असंतुलन स्थापित किया जाता है, असंतुलन उत्पन्न होता है। आप समझते हैं असंतुलन का मतलब हो गया कि कोई भी टाइम जो कोई भी काम उसके समय पे ना होना, जिसके कारण क्या होता है, मौसम संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कभी कभी अत्यधिक गर्मी होने लग जाती है, कभी बेमौसमी बारिश होने लग जाती है, कि हाँ जिस टाइम ठंडियों में भी बारिश कभी कभार होने लग जाती है, अगर हम जैसे दिल्ली जैसे जगहों पे रहते हैं, आदि समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अतः प्रदूषण भी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। अब इसके मैं बहुत से कारणों के बारे में डिस्कस करूँगी। मैंने पहला कारण क्या बताया आपको, ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं उनके कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। विभिन्न प्रकार की किसके कारण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तीसरा कारण है कि आवश्यकता से अधिक आधुनिकीकरण। हम क्या हो रहे हैं आजकल, हमारी जो ज़िंदगी है वो क्या हो रही है, आधुनिकीकरण की ओर बढ़ती चली जा रही है। कि हाँ अब मैं आपको बताती हूँ पहले आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है ना कि जो हमारा पुराना जो समाज में होने वाले परिवर्तनों से हम उससे मतलब कि परंपरागत चीज़ों को ना छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा मशीनीकरण होने लग गया, तकनीकीकरण, मतलब हर चीज़ में बढ़ोतरी होने लग गई, हम बड़े बड़े कारखानों का निर्माण होने लग गया। ये क्या होता है, ये आधुनिकीकरण की ओर आपको लेके जाता है। कि जो आज के समय में आधुनिक मतलब होता है आज का समय, जो आधुनिकीकरण का मतलब यही हो गया कि हाँ आज के समय में आप क्या देखते हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था, इतने बड़े बड़े ना ही फैक्ट्रीज होती थी ना ही कुछ होता था, छोटे छोटे लघु उद्योग हुआ करते थे, और उसमें सब काम किससे होता था, हाथों से। आदत थी कि कपड़े भी हाथों से बनाए जाते थे। परंतु आजकल क्या हो रहा है, आजकल सबके लिए मशीनें आ गई हैं। जितने वर्कर्स नहीं रहते फैक्ट्रीज में, उतनी तो मशीनें रहती हैं, और मशीनों के थ्रू ही सारे काम होते जा रहे हैं, इंसानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो उसी के कारण हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें अगर हमारी आवश्यकता से अधिक होने लग जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उत्सर्जित जो कई घातक गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती है। अब आप देखते हैं कि जो कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये हमारे क्या करती है, वायुमंडल को प्रदूषित ही तो करती है, जिससे क्या होता है, ये असंतुलित कर देते हैं हमारे पर्यावरण को। इस प्रकार इन गैसों के प्रभाव से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, और इस तापमान को में वृद्धि होने को ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टेम्परेचर को बढ़ने को ही तो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल मतलब जो हमारा विश्व है, और वार्मिंग मतलब एक तरीके से गर्म होना। तो जब हमारे वायुमंडल में मतलब वायुमंडल का गर्म होना क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब इसका चौथा कारण ये है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। अब जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी हमारा वायुमंडल जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसा क्या मतलब, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख नहीं रखा, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण ऐसा क्या है कि हाँ ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो आप देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसके बहुत से कारण हैं। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, लोगों के रहने के लिए जगह बनाई जाती है। जब लोगों के रहने के लिए जगह बनाई जाती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई करके वहाँ पे अपने रहने के लिए स्थान बनाने लग जाते हैं। और जब पेड़ों की कटाई होती है तो जो CO2 है वो मतलब एक तरीके से वो कंजप्शन नहीं हो पाता CO2 का, जिसके कारण क्या होता है, जो CO2 है हमारी पृथ्वी के अंदर ही रह जाती है, और उसकी जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है। और जब बढ़ने लग जाती है तो क्या होता है, हमारे तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका मैंने एक आपको सीरीज़ में बताया था कि कैसे जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण कैसे हमारे
ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ता है कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बढ़ती है। मैंने आपको इसको पूरा अच्छे से बता दिया। अब है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। मैंने इसको शायद मैंने इसको रिपीटेशन में लिख दिया है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि हाँ, अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो उसके कारण भी हमारे तापमान को इफेक्ट होगा। प्रदूषण किस टाइप, जैसे कि आपने प्रदूषण हम आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से ही, कि प्रदूषण कितने टाइप्स के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब क्या है, ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है। और इन्हीं प्रदूषणों के कारण भी तापमान में वृद्धि होती है कि हम प्लास्टिक जलाते हैं, उससे वायुमंडल में जो मीथेन, जो आर्गन जैसी जो बेकार गैसेज होती हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलती हैं और उसके कारण तापमान में इफेक्ट डालती हैं, हमारे तापमान को बढ़ा देती हैं। अब वनों का अंधाधुंध कटाई। अब वनों के अंधाधुंध कटाई से क्या होता है, इसके अब मैंने आपको ये एक दूसरे से आधा कोरिलेट करता है, बस इसके पॉइंट मैंने डिफरेंट करके इसको बना दिए हैं। जैसे वनों का अंधाधुंध कटाई। अब जब पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, जो CO2 की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी पर बढ़ने लग जाएगी। और जब CO2 की मात्रा जो है बढ़ने लगे, CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अगर आपको ना समझ में आ रहा होगा तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि CO2 होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी मात्रा क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। और जब ये इंक्रीज होने लग जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे तापमान में गर्मी बढ़ने लग जाती है। ये गैसेस की ऐसी गैसेज होती हैं जो कि बहुत हानिकारक गैसेज होती हैं हमारे वायुमंडल के लिए, तो इनका बढ़ावा बढ़ती हैं तो क्या होता है, तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है तापमान में वृद्धि होना। अब ग्लोबल वार्मिंग के हम इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ने हमारी पृथ्वी पे, मतलब हमारी जो धरती है उस पर क्या क्या इफेक्ट डाले हैं। इसके हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं कि इससे हमारे पृथ्वी पे क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। ओके, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है ना, वो किस किस पे पड़ता है, जीवों और पशुओं की प्रजातियों पे। मतलब जो जीवों की जो पशुओं की जो प्रजातियां वो क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे हमें जो छोटी गोरियां होती थी, अब वो आजकल आपको कहीं दिखती हैं, बहुत रेयरली कहीं कहीं जो साफ जो राज्य होते हैं उन्हीं में आपको नज़र आएंगी। अदरवाइज़ ये जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, इन सब शहरों में तो आपको कहीं पर भी नज़र भी नहीं आते। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है कि जब तापमान बढ़ता है तो इसके कारण ये हमारे जो पशु पक्षी और जो जीव होते हैं उन पे भी ये इफेक्ट डालता है, जिसके कारण वो होते जाते हैं, मतलब ख़त्म होते जाते हैं उनकी जो प्रजातियां होती हैं। अब इसका एक इफेक्ट ये भी पड़ता है कि ये बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भी संभावनाओं को उजागर करता है। अब बाढ़ और सुनामी जैसी कैसे, अब मैंने आपको बताया था कि अगर तापमान हमारी पृथ्वी का बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो जमे हुए ग्लेशियर, हिमालय जो होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, वो पिघलने लग जाते हैं उस तापमान में वृद्धि होने के कारण। और जब वो पिघलने लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बाढ़ जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। वो सारा पानी क्या होता है, वो बहने लग जाता है और वो सुनामी और बाढ़ जैसी समस्याओं को वो करते हैं, उजागर करने लग जाते हैं। ये हमारी जो ये क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यही प्रभाव हमारी पृथ्वी पे होते हैं, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा होने की संभावनाएं होती हैं। तीसरा इफेक्ट इस पे ये पड़ता है कि गर्मी अधिक होने के कारण क्या होता है, हमारी त्वचा व शारीरिक व मानसिक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप देखते हैं कि हमारी जो स्किन होती है उस पर भी रैशेज होने लग जाते हैं। और क्या होता है, हमारे जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं हो पाती। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में हम कैसे, हमारे सर में दर्द होने लग जाता है, हमें बहुत डिफ़िकल्टीज होने लग जाती हैं इन समर सीज़न। तो ये हमारे लिए बहुत, हमारे शरीर के लिए भी बहुत इफेक्टेबल, मतलब बहुत ख़राब होती हैं और हमारी त्वचा और अन्य मानसिक रोग भी उत्पन्न करने में ये विस्तार करती है। मतलब और तापमान में वृद्धि के कारण रेगिस्तान का विस्तार होता जा रहा है। आप देखते हैं कि तापमान में वृद्धि होती है तो सूखा पड़ने लग जाता है हर जगह, और सूखे पड़ने के कारण ये कैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ये रेगिस्तान के जैसी स्थिति उत्पन्न करने लग देते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले प्राणियों की भी मृत्यु हो जाती है। अब इसका इफेक्ट कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। किसका, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कृषि क्षेत्र पर भी। ये समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने तथा समुद्री तूफानों की आवृत्ति बढ़ने से समुद्र तटीय भागों की उपजाऊ भूमि की अनेक जहरीले लवण घुल जाते हैं। अब आप देखते हैं कि जब जो बाढ़ आती हैं तो बाढ़ में मतलब जो समुद्री जो उसमें क्या होते हैं, हानिकारक तत्व भी तो इंक्लूड होते हैं,
वो कैसे, जो हमारी भूमि के लिए उपजाऊ ना होकर वो क्या बना देती है, उसे अनुपजाऊ कर देती है। और उसके जितने भी जहरीले लवण उसकी मिट्टी में घुल जाते हैं और भूमि कैसी होती है, वो बंजर होने लग जाती है। तो ये हमारी कृषि पे भी इफेक्ट डाल रहा है कि तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसके कारण उसमें जो हानिकारक लवण मिले हुए होते हैं वो हमारी जो कृषि उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या कर देते हैं, वो बंजर बना देते हैं, क्योंकि वो उसकी उपजाऊता को ख़त्म करने लग जाते हैं। उसमें जो भी अच्छे पदार्थ होते हैं उपजाऊ भूमि को क्या कैसी भूमि बना देते हैं, वो बंजर भूमि बना देते हैं। और इसका प्रभाव अब हर उम्र के व्यक्तियों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं। अनुकूल तो हमारे जो हमारे हमारे हमसे अच्छा मतलब वो करें, हम पे अच्छा प्रभाव डाले, हम उसे अनुकूल प्रभाव कहते हैं। फिर प्रतिकूल प्रभाव होता है जहाँ पे उसका अपोजिट प्रभाव डाले, जो हमारे लिए अच्छा ना होकर कैसा रहे, बेकार रहे। तो वो चीज़ होता है कि हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं इससे, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो, और उसके कारण त्वचा, शारीरिक संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है, जिससे वह किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते चले जाते हैं। जो मनुष्य हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत से उन पे क्या होने लगता है, रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। और शुद्ध वायु के अभाव में व्यक्ति खुले आसमान के नीचे भी घुटन का जीवन व्यतीत करता रहता है। आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि हमारी जो वायु है वो भी प्रदूषित सी हो जाती है, और उस प्रदूषित वायु में हमारा सांस लेना भी कैसा हो जाता है, कठिन सा होने लग जाता है। और जब हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते तो हमें कैसा अनुभव होता है कि हम एक घुटन भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम एक अच्छे आसमान के नीचे ना होकर भी हमें कैसा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल घुटन भरा जीवन। तो हमने इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब आते हैं हम जो वैश्विक पर्यावरणवाद, ये हमारा टॉपिक है वैश्विक पर्यावरणवाद। आखिर ये है क्या, आपको मैं बता दूं पहले कि वैश्विक का मतलब होता है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, और पर्यावरण का वाद का मतलब ये होता है ना कि जो पर्यावरण को प्रदूषण या विनाश से बचाने की कोशिश करता है। पर्यावरण का मतलब ही यही होता है कि जो पर्यावरण को प्रदूषण या जो भी विनाश के कारण जो कारण बनते हैं उससे बचाने के लिए कोशिश करता है। इसको हम पर्यावरणवाद को हम परिस्थितिवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, परिस्थितिवाद। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, परिस्थितिवाद में हम पर्यावरणवाद को कहते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर पेपर में आपको ये वैश्विक पर्यावरणवाद के ना लिखकर वैश्विक परिस्थितिवाद लिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ही होता है पर्यावरण का मतलब ही क्या होता है, परिस्थितिवाद। और इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर्यावरण को प्रदूषण में विनाश से बचाने की कोशिश करता है। ये जो पर्यावरणवाद है ये पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य से सुधार से संबंधित आंदोलन होता है। इसमें आप देखेंगे ना कि जो पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए कितने आंदोलन हो चुके हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि हाँ पर्यावरण को सही रखने के लिए कितने टाइप के आपकी प्रोटोकॉल, जैसे आपने सुन भी रखा होगा क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया है, इस टाइप के बहुत सारे आए हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आंदोलन हुए। पहले हम जान लेते हैं कि जो वैश्विक पर्यावरणवाद है वो आखिर है क्या। ये जैसे मैंने आपको बता दिया 1970 के दशक में पर्यावरण से संबंधित अनेक घटनाएं हुई थी, जिससे अंतर्गत पर्यावरणवाद के आंदोलनों को बल मिला। और इसमें क्या होता था, ओजोन परत में हाशिरकरण। ओजोन परत आप जानते हैं कि जो हमारे समताप मंडल में जो ये लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है, ये इसमें भी कमी आ रही है। उसमें भी देखा गया है कि हाँ उसमें भी क्या होने लगे, छिद्र से होने लग गया उसमें छिद्र। अम्ल वर्षा या वैश्विक ताप वृद्धि, हम वैश्विक ताप वृद्धि को ही तो हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल आदि जैसे मामलों ने सार्वजनिक क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी आंदोलनों को महत्व को उजागर कर दिया है। और पर्यावरणवाद का ही मतलब होता था, क्या होता था, पर्यावरण के स्वास्थ्य से सुधार से संबंधित क्या एक आंदोलन टाइप से, हम इसको पर्यावरणवाद कहते हैं। वैश्विक पर्यावरणवाद जो वर्ल्ड लेवल पे हुआ हो। हालांकि जलवायु परिवर्तन काफ़ी विवादास्पद और राजनीतिक तौर से प्रमुख पर्यावरण मुद्दा रहा है। कि जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये मेनली एक तरीके से ज़्यादा इस पर फोकस दिया जाता है कि हाँ ये मेनली राजनीतिक तौर से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा रहा है। और 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसके जो 6 अंग होते हैं उनमें से जो आर्थिक और सामाजिक वो है, कौन सा अंग है, ये हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मानव पर्यावरण की समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का आयोजन किया है। कौन से सम्मेलनों का आयोजन किया है, संयुक्त राष्ट्र ने सम्मेलनों का आयोजन किया है। किसने, आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1968 में।
ये पर्यावरण पर आधारित इस सम्मेलन को हम पहली दुनिया द्वारा आयोजित किया गया था। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। ये स्टॉकहोम कहाँ पे है? जो ये स्वीडन में है। कहाँ पे ये स्टॉकहोम? इसे हम स्टॉकहोम आंदोलन कहते हैं, मतलब स्टॉकहोम वो सम्मेलन कहते हैं, बट ये है कहाँ पे? ये है स्वीडन में। कहाँ पर है ये स्टॉकहोम जगह? ये स्वीडन में है। और इसी में यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। 1972 ये पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि वैश्विक पर्यावरणवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट बन के रह गया था, मतलब मूवमेंट बोल रही हूँ, सॉरी। ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से हमारी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को इसने साबित किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण का आकलन, प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का पता लगाकर उसके संबंध में उपयुक्त उपाय करने के लिए यह एक कार्य योजना को अपनाया गया था। इसके अंदर मानवीय पर्यावरण पर घोषणा की गई थी, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना बनाई तथा संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव और परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव तथा दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने पर भी प्रस्ताव किया गया था कि हाँ, इसके बाद भी है ना कि जो पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन किए जाने चाहिए, इसमें भी इस पे बात, मतलब इसके बारे में भी इसके ऊपर इस सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने के संबंध में सरकारों को सिफारिशें किए जाने का निर्णय किया गया था। इसके अंदर यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक हो गई, बाई चांस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब इसमें ना मैं बताती हूँ कि जो ये स्टॉकहोम है ना, इसके बाद में ना बहुत से मतलब पृथ्वी सम्मेलन किए। आपको पता है जो स्टॉकहोम के ना पश्चात भी है ना एक पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन किया गया था 1992 में, जो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। ब्राज़ील की राजधानी में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में ये सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहले मतलब ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये पहला पर्यावरण संबंधी जो था ये सम्मेलन किया गया था। और इसके अंदर है ना, इस सम्मेलन में 170 देश तथा हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी हिस्सा लिया था। और इस सम्मेलन का आयोजन भी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्व, मतलब इसके द्वारा ही किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही। जैसे कि ये वाला सम्मेलन जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, ये भी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। और इसका कौन सा संघ ने किया था? आर्थिक और सामाजिक परिषद ने किया था। तो जो ये वाला सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में हुआ था रियो डी सम्मेलन में, मतलब रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील की राजधानी में। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था ना, मतलब मुख्य जो विषय था इसका ये था कि पर्यावरण एवं संतुलित विकास करना था। कि हाँ, पर्यावरण मतलब पर्यावरण को हम कैसे अच्छा रख सकें, इससे संबंधित इसमें मतलब इसका मुख्य वो था, सब्जेक्ट था कि हाँ, इसमें कौन सा सब्जेक्ट माना गया था, मुख्य जो विषय था वो क्या था? पर्यावरण एवं संतुलित विकास करना। कि इस पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणा को है ना एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। जो इस सम्मेलन में जो घोषणा की गई थी उसे हम किस नाम से भी जानते हैं? एजेंडा। और ये बहुत मेन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर स्टॉकहोम से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं ना, तो उसमें आपको ये वाला, अगर ये जो पृथ्वी सम्मेलन ये है, जो ये उसके बाद हुआ है, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ है, कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 में। इस वाले सम्मेलन के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ बातें बतानी होंगी। वहाँ पे आपको अगर टीचर पे इम्प्रेशन मतलब अच्छा रखना है ना कि हाँ, इससे रिलेटेड क्या हुआ था, तो ये आपको बात बताओगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि ये जो सम्मेलन था ये बहुत मेन सम्मेलन था। जो पृथ्वी सम्मेलन था ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में स्टॉकहोम के उपबंधों को स्वीकार करते हुए उन्हें लागू करने पर भी जोर दिया गया था। और पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुल 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। हाँ, कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है ना, इसमें टोटल 27 सिद्धांतों को, जो 27 प्रिंसिपल्स है उसको अपनाया गया था। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत मोस्ट रिलेटेड है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और ऐसी ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 में ये वाला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये दोनों सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के बाद मतलब ये पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुए थे। इसमें मैंने लिखा नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और
ये स्टॉकहोम सम्मेलन में मानव पर्यावरण तथा, ये मैंने आपको बताया कि हाँ कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन के किसके ऊपर हुआ था, मानवीय पर्यावरण की घोषणा की गई थी, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, इन सब से रिलेटेड था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। 1972 में स्टॉकहोम ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधित वाद विवाद और मोल भाव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। यहीं से स्टार्ट हुए थे कि हाँ, पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी होगा, पर्यावरण को कैसे हम अच्छा रख सकें, उसके बारे में सम्मेलन किए जाएंगे। और तभी 1992 में वो वाला सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो वाला, जो कि पृथ्वी सम्मेलन था। ओके। और स्टॉकहोम सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतियों के औपचारिक एजेंडे में रखा गया था, कि फॉर्मल जो एजेंडा था उसमें इसको रखा गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो कानून बनाए गए थे, और इस सम्मेलन में औद्योगिक विकसित और विकासशील देशों के बीच के मनमुटाव को भी वैश्विक स्तर पर उजागर किया था। हाँ, और इसी दौरान भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने विकास के अधिकार की मांग की थी, और इस विकास के अधिकार की मांग के कारण ही ना सतत विकास की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त हुआ था। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो सतत विकास है आखिर वो है क्या। सतत विकास का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है ना कि जो वर्तमान पीढ़ी है, जैसे हम लोग, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके, ना कि उनकी पूर्ति में कठिनाइयाँ हैं, कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो और साथ साथ जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं, जो हमारी आने वाली फ्यूचर में जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके। इसके अंदर ये किया गया है। अब आते हैं हम कि हमारे जो दृष्टिकोण है वो क्या क्या है, कि वो एक जो हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्या है, वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण। और दूसरा हमारा है जो पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण। अब मैं बताती हूँ कि जो पर्यावरण संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए मुख्य 2 दृष्टिकोण बनाए गए हैं, जिनकी किस लिए बनाए, मतलब किस लिए ये दृष्टिकोण, हमारी जो पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनका पता लगाने के लिए दृष्टिकोण है। अब आपको मैं बताती हूँ कि अब मैं आपको पहला बताती हूँ कि पहला जो दृष्टिकोण है, पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण, आखिर इसका मतलब क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ पर्यावरण एवं अपने जो पर्यावरण है वो स्वयं अपने लिए महत्वपूर्ण हो, कि जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो खुद के लिए इम्पोर्टेंस रखता हो, उसे हम पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण कहते हैं। अब जो मानव दृष्टिकोण है उससे अभिप्राय ये है कि जहाँ मनुष्य के लिए पर्यावरण के लाभों का महत्व हो, कि मनुष्य के लिए क्या हो, पर्यावरण के लाभों का महत्व हो। अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो उसकी समस्याएं हैं कैसे हम इसको मतलब अलग अलग में रख सकें। इसका मतलब ही यही है ना दृष्टिकोण में, कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए मुख्य 2 दृष्टिकोण बनाए गए हैं, कि पर्यावरण संबंधित कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वो हैं। तो इसमें जो मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, इसमें हमारा आता है सतत विकास की अवधारणा। अब मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि जो सतत विकास की है क्या, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ये वो किया जाता है ना, कि सुनिश्चित किया जाता है कि जो वर्तमान की पीढ़ियाँ हैं ना, उनकी आवश्यकताएं तो पूरी हो और साथ ही साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई भी कठिनाई ना आए। इसे हम सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। ऐसे ही जो पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण है उसमें आता है वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण सम्मेलन तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या आता है, ये हमारा पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण, जिसमें क्या है, पर्यावरण खुद के लिए मतलब रखता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी कि पर्यावरण संबंधित की क्या मतलब है, कि पर्यावरण जहाँ पे खुद के लिए इम्पोर्टेंस हो, और मानव केंद्रित दृष्टिकोण में मनुष्य के लिए पर्यावरण के लाभों का महत्व हो। इसमें ये डिफरेंसेस हैं। अब हम ना आने वाले लेक्चर में जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जैव विविधता, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये ज़्यादा वास्ट ना हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट बन गया। मैं सेकंड पार्ट में जैव विविधता और संसाधनों में कमी के ऊपर सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, जिसमें मैं जैव विविधता के बारे में डिस्कस करूँगी, और जो भी जलवायु परिवर्तन है और जितने भी जितने भी प्रोटोकॉल आए हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब आपका ये जो चैप्टर है मैं यहाँ पे आपको फिनिश कर रही हूँ। ये जो चैप्टर है मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया है, आपको मैंने जितने भी वैश्विक मुद्दे थे उनके बारे में डिस्कस किया, और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, कारण और इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया है, प्रभाव और कारणों के बारे में, और वैश्विक पर्यावरणवाद के बारे में भी डिस्कस किया था। पर्यावरणवाद का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम परिस्थितिवाद भी कहते हैं, और ये है क्या, ये पर्यावरण के स्वास्थ्य में से सुधार से संबंधित एक आंदोलन के तौर पे होता है वैश्विक पर्यावरणवाद।
इसको मैंने आपको अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बीए प्रोग्राम में ही हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो में।